गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अनुष्का, ऋतिक, राहुल, पवन, शिव, अनुराधा, दिनकर, अजय, पवन, आलोक, श्याम, दीपिका, अजय, मोहम्मद, गौरी, आलोक, सुजीता, नंदनी, नेहा, वर्षा, शिखा, पारुल, मयंक, शिवानी, आकृति, गौरी। अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट का। देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन हमने पढ़ लिया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ लिया, कोर्स ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया, कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ लिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हमने पढ़ लिया। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असर्शन एंड रीजन या रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन, रीजन एंड असर्शन। और बेसिकली ये जो रीजन एंड असर्शन टॉपिक है ना, रीजन एंड असर्शन, ये जो चैप्टर है रीजन एंड असर्शन, इसको बोलते हैं कारण और अभिकथन। इसको बोलते हैं कारण और अभिकथन। ये जो है ना कारण और अभिकथन, ये बेसिकली साइंस का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? ये साइंस का टॉपिक है। ठीक है। इस चैप्टर में हमारी फिजिक्स की केमिस्ट्री है ना, यशवंत, निधि, तनु, हाँ जी, हमारी फिजिक्स की नॉलेज, हमारी बायोलॉजी की नॉलेज, हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज, ठीक है, ये हमारे काम आने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है जी। तो साइंस का चैप्टर है बेसिकली। इसमें हमें देखना होता है, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको वो क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि ये साइंस का चैप्टर कैसे है। बेसिकली इस टॉपिक का रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रीजनिंग के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली एग्जैक्टली है क्या ये टॉपिक। ठीक है जी। हम्म। असर्शन एंड रीजन, रीजन एंड असर्शन या असर्शन एंड रीजन। ठीक है। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? इस इसका मतलब दो अलग अलग कथन है। आपको ये चेक करना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है। पहले तो आप ये चेक करो कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। उसके बाद आप ये चेक करो, उसके बाद आप ये चेक करो कि अगर पहला कथन सही है तो क्या वो कारण है, या फिर दूसरा कथन सही है तो वो क्या वो कारण है। पहले तो आप इंडिविजुअल दोनों स्टेटमेंट चेक करो। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा एक बात बताओ, जब बहुत गर्मी होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या हम कंफर्ट फील करते हैं? क्या हम कंफर्ट फील करते हैं? नहीं करते ना कंफर्ट फील, है ना, नहीं करते ना कंफर्ट फील। भाई जब गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, अनुराधा, शुक्रिया जनाब। तो जब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो क्या हम कंफर्ट फील करते हैं? बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं करते। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि हम कंफर्ट फील करते हैं बेटा ठंड में, मतलब जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, जब ह्यूमिडिटी हो, बहुत गर्मी हो, तब हम ठंडा महसूस, मतलब कंफर्ट महसूस थोड़ी करते हैं जी। स्वेट एवोपरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। जो ह्यूमिडिटी में जो स्वेट है, पसीना है, वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। क्या ये बात सत्य है कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी में जो हमारा पसीना है वो जल्दी इवोपरेट होता है ह्यूमिडिटी में? सर ये बात बिल्कुल गलत है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो जो पसीना है हमारा वो इवोपरेट नहीं होता, वो जबकि चिपक जाता है हमारी बॉडी से। तो पसीना तो चिपक जाता है हमारी बॉडी से जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है असर्शन एंड रीजन, रीजन असर्शन, असर्शन रीजन, कुछ भी बोलो, यहां पर दोनों ही कथन क्या है? फॉल्स है। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ए और आर दोनों ही असत्य हैं।
ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है जी। चलिए अब आप चेक करो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। हम्म शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। क्या शिमला दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है? जो शिमला है क्या दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है? ये बात सच है कि गलत? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है कि जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है ना। बहुत बढ़िया। शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि जो शिमला है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है, तो जो शिमला है वो दिल्ली की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। अब दोनों ही कथन अगर सत्य हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं, दो ऑप्शन बनते हैं। अब हमें डिसाइड करना होगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है या दूसरा, अब ये बताओ। तो भैया ये यहाँ पर दोनों ही बातें सत्य हैं कि जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है और शिमला दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है। लेकिन ये बताओ क्या आर जो है वो यही कारण है कि शिमला दिल्ली से अधिक ठंडा है? क्या उसके पीछे कारण यही है कि शिमला अधिक ऊंचाई पर है इसलिए अधिक ठंडा है? सर बिल्कुल सही बात है, यही कारण है। जो जितना अधिक ऊंचाई पर चलता चला जाएगा वो उतना ही ठंडा होता चला जाएगा। तो इसके पीछे का जो कारण है वो यही है, यही कारण है। इस रीजन की वजह से हमने ऑप्शन ए को चूज कर लिया, वरना हम किस ऑप्शन को चूज करते, ऑप्शन बी को चूज करते। ठीक है जी। लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनमें रिसाव का हम पता लगा सकते हैं। आपको पता है ना, जैसे ही घर की गैस सिलेंडर लीक होती है तो तुरंत हमें स्मेल आने लगती है कि कहीं से गैस लीक हो रही है। एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, एलपीजी की स्ट्रॉन्ग स्मेल है। भाई साहब एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है ना। ये जो चैप्टर है ना ये साइंस का चैप्टर है, इसमें रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारी साइंस की नॉलेज काम आ रही है। ठीक है, इसमें हमारी साइंस की नॉलेज काम आ रही है। एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती बाबू। पता है एलपीजी में क्या मिलाते हैं हम, इथाइल मरकप्टन मिलाते हैं शायद, उस इथाइल मरकप्टन की वो स्मेल होती है जो हमें आती है। तो एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहां पर थोड़ी सी हमारी नॉलेज हमारे काम आएगी। ठीक है, साइंस की नॉलेज। नेक्स्ट, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल सही बात है, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। वी हैव फेल्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी। हम काले धन की वृद्धि का जांच करने में विफल रहे। बिल्कुल सही बात है कि हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में, है ना, विफल रहे हैं। यहां पर दोनों ही बातें सत्य हैं। लेकिन अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? दोनों बातें तो सत्य हैं, लेकिन क्या भारत जो महंगाई की समस्या से जूझ रहा है उसका कारण यही है कि हम काले धन का पता नहीं लगा पा रहे इसीलिए भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है? क्या यही मुख्य कारण है? हैं क्यों भाई, क्या यही मुख्य कारण है भारत की महंगाई की समस्या से जूझने के पीछे? नहीं सर, ये मुख्य कारण नहीं हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इसीलिए दोनों ही सत्य है, लेकिन जो आर है ना वो एक ही सही व्याख्यान नहीं है। आर एक ही सही व्याख्यान नहीं है तो दोनों सत्य है, बट वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर हमारी जीके की नॉलेज हमारे काम आएगी। डॉक्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। आपको पता है ना पीओपी यूज किया जाता है ना। रीजनिंग के जादूगर, और आप पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं मैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया। हाँ जी, आपको पता है ना टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का यूज करते हैं डॉक्टर। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पीओपी, बेटा ये वही पीओपी है जो आपके घरों में यूज होती है
मेरा कंप्लीट हो गया है वीओडी से। बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, थैंक यू सो मच गुरुजी। 25 में से 22.5 तक आ रहे हैं रीजनिंग में। बेटा 25 में से 25 आने चाहिए और कोशिश करो। तो पीओपी आपको पता ना, ये वही पीओपी जो घरों में यूज होती है पीओपी, है ना। तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured limes, it set into a hard mass। बिल्कुल सही बात है। जब पीओपी को हम टूटी हुई हड्डियों के चारों तरफ लगाते हैं ना, तो उसमें जब पानी मिक्स होता है तो वो एक हार्ड मास बन जाती है। ये भी सही बात है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो हम ऑप्शन ए का यूज करें या ऑप्शन बी का यूज करें? सर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। और देखो डॉक्टर पता है पीओपी का यूज क्यों करता है हड्डी को जोड़ने के लिए? क्योंकि उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही पीओपी को हड्डी के चारों तरफ लगाएगा तो वो एकदम सॉलिड हार्ड मास बन जाएगा, ताकि हड्डी पे कोई चोट ना पहुंचे। तो यही मुख्य कारण है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बेटा क्या हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? नहीं सर, ये तो बात गलत है। हम सर्दियों में सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं। हम सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? डार्क कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के। ठीक है, हाँ जी, काले, लाल, नीले, पीले नहीं, पीले नहीं, है ना, ब्लैक, रेड, ब्लू, जो डार्क कलर हो, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके हीट को। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर और हीट। सफेद कपड़े गर्मी के अच्छा परावर्तक होते हैं। ये बात सच है कि जो व्हाइट क्लोथ्स होते हैं ना वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर व्हाइट शर्ट पहनोगे ना, तो जो गर्मी है, जो धूप है, जो हीट है, वो आपके अंदर नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। तो व्हाइट क्लॉथ से जो धूप है वो रिफ्लेक्ट होती है, और अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहनोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी धूप आपके शरीर के अंदर। तो ब्लैक कपड़े वो आपके एब्जॉर्ब कर लेंगे धूप को, व्हाइट कपड़े दूर भगा देंगे धूप को। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है। अच्छा ये बता, सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है? सोडा, आपको पता है जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या पीते हैं? हम इनो पीते हैं ना। क्या पीते हैं? हम इनो पीते हैं। जैसे ही हमारे एसिडिटी होती है तो हम इनो पीते हैं। आपको पता है इनो क्या है? इनो एक सोडा है, सोडा। और जब एसिड बनता है हमारे पेट में, तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ता है एसिड को कम करने के लिए? उसमें बेस मिलाना पड़ता है, बेस। तो जो इनो होता है वो सोडा है, और सोडा क्या होता है? सोडा बेस होता है, ताकि वो एसिड को खत्म कर सके, एसिड को खत्म कर सके। इसीलिए जो बेकिंग सोडा है वो एसिडिटी पैदा नहीं करता, एसिडिटी को खत्म करता है। बहुत सारे लोग हैं जो एसिडिटी होने पर ना नींबू पानी पी लेते हैं, यानी कि वो और जहर पी लेते हैं। आपको पता है जब भी आपके एसिडिटी हो, आपको कभी भी नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो नींबू है वो प्योर एसिड है। और आप ऊपर से एसिडिटी हो रही है और ऊपर से नींबू पानी पी लिया, यानी कि और एसिड आपने ले लिया अपने अंदर। तो जब एसिडिटी होती है तब नींबू पानी नहीं पीना चाहिए हमें, है ना। हाँ जी, नींबू एसिड को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। हमेशा याद रखना, एसिडिटी होने पर सोडा ही पिया जाता है, क्योंकि सोडा होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन होता है क्षारीय, है ना। सोडा क्या होता है? एल्कलाइन क्षारीय, जो कि क्या करता है? एसिड को खत्म करता है। सोडा होता है एल्कलाइन क्षारीय, जो कि एसिड को खत्म करता है। बेकिंग सोडा क्षारीय है, ये बात बिल्कुल सच है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ जी। जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो यह हवा में नमी को अवशोषित कर लेता है। आपको पता है ना कि अगर हम नमक को खुला छोड़ दें, अगर हम नमक को खुला छोड़ दें तो वो सील जाता है नमक, है ना, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, जब मानसून होता है, तो जो आपका नमक है, अभी भी ठंड के दिनों में आप थोड़ा सा देखो, आपका जो नमक है ना वो सील गया होगा, प्रॉपर निकलता नहीं होगा, है ना। नहीं निकलता होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल नहीं निकलता होगा, क्योंकि नमक में ना मॉइस्चर आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है जी। आपको पता है नमक को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप कभी गोवा जाओगे, मुंबई जाओगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट में जो नमक की शीशी होगी ना, उसके अंदर पता है वो क्या डाल देते हैं? वो चावल के दाने डाल देते हैं। चावल के दाने का क्या काम है? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं चावल के दाने, तो नमक नहीं सील पाता। तो आप नमक की शीशी के अंदर चावल के दाने डाल दोगे ना दो चार, तो आपका जो नमक है वो सीलेगा नहीं।
दो चार, ऐसा नहीं पूरे चावल के दाने भर दिए उसमें, नमक बेचारा निकल ही नहीं रहा, चावल के दाने से ही उसके छेद बंद हो गए। तो दो चार चावल के दाने मिलाने से नमक के अंदर उसमें मॉइस्चर नहीं आता है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कॉमन सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड है? भाई साहब, कॉमन सॉल्ट के अंदर जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपने सॉल्ट को NaCl पढ़ा होगा, NaCl, लेकिन बेटा NaCl के साथ साथ सॉल्ट में इम्प्योरिटीज भी होती हैं, और जो इम्प्योरिटीज है ना, उसमें से एक इम्प्योरिटी है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसके चलते ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, वो इम्प्योरिटीज ही करती हैं। जो हम नमक खाते हैं ना, वो प्योर NaCl नहीं होता, NaCl के अंदर इम्प्योरिटीज मिली होती है, जिसमें से एक इम्प्योरिटी है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलराइज। भैया अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे तो क्या पोलराइज पिघलने लगती है? बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है तो पोलर आइस पिघलने लगती है ना। ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइट, सही बात है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चक्कर में CO2 बढ़ रही है, जिसके चक्कर में हमारी आइस पिघल रही है ना। जब कोई when a body dipped in liquid fully or partially, there is a decrease in this in its weight। बिल्कुल सही बात है, जब हम किसी बॉडी को पानी में डुबोते हैं, जब हम किसी बॉडी को पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की महसूस होती है हमें। क्यों हल्की महसूस होती है? द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। हाँ, बिल्कुल गलत, क्योंकि बॉडी जो हल्की महसूस होती है वो किस प्रिंसिपल से होती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा सिद्धांत है वो? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो भैया जब आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट, भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बहाल होते जा रहे हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, उनका भूमि आधार ज्यादा से ज्यादा छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, भूमि आधार छोटा। आपको पता है कि किसान के पास पहले इतना खेत था, है ना, इतना खेत था, सरकार ने कैप्चर कर लिया, हाईवे बना दिया, बेचारे खेती से मजबूरी हो गई उनको अपना खेत बेचना, है ना। भले ही उनको मुआवजा मिला, लेकिन वो खेती से तो बाहर होते जा रहे हैं, खेती से बाहर करते जा रहे हैं, क्योंकि उनका भूमि आधार छोटा होता रहा है, हाईवेज आते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी भूमि को कैप्चर किया जा रहा है, भले ही उन्हें मुआवजा मिल रहा है, बट वो खेती से बाहर होते जा रहे हैं। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है। सेफ्टी अधिक विद्युतीय प्रवाह होने वाले नुकसान से बचाता है। बिल्कुल सही बात है, जो सेफ्टी फ्यूज, आपको पता है जो फ्यूज बल्ब होते हैं, फ्यूज पहले कटआउट लगते थे, कट आजकल तो MC लगती है, जो MC शॉर्ट सर्किट होने पे तुरंत नीचे गिर जाती है, लेकिन पहले कटआउट लगे होते थे, उन कटआउट में एक हल्का सा वायर होता था, तो जब शॉर्ट सर्किट होता था वो कटआउट का वायर जल जाता था, उसको बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज, है ना। वो क्या है कि लाइट अगर एक्स्ट्रा फ्लो हो रही है उसके प्रवाह होने से बचाता था, लेकिन जो उसका गलनांक होता था वो उच्च गलनांक नहीं बेटा, निम्न गलनांक होता था, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है उनका ताकि वो जल्दी वायर पिघल जाए, हल्के से करंट फ्लो होने से वायर पिघल जाए और जल जाए और लाइट कट हो जाए। इसीलिए कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है। आपको पता है ना कि गर्म उष्ण दिवस में खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है। आप खुले तालाब में जाओ, आपको ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, गर्मी के दिनों में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहाए हो कि नहीं नहाए तालाब में कभी? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी, हाँ जी, गर्मी के दिनों में भी तालाब का पानी हमें एकदम ठंडा मिलेगा, चिल्ड एकदम। ठीक है, तो पहला है गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है तथा ताप ऊर्जा गुप्त ऊर्जा में बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, गर्म होगा तो ऊपर ऊपर का पानी ना, ऊपर ऊपर का पानी वाष्पीकृत हो जाता है। तो बिल्कुल यही कारण है पानी ठंडा होने के पीछे। AB के रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी, ये तो बेटा गलत सा लग रहा है, एंटीजन क्यों नहीं होगा? क्या वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? AB रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है? O ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है।
ये बेटा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेरी बायोलॉजी थोड़ी सी वीक है क्योंकि मैंने आज तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी, है ना, बचपन में पढ़ी थी, उसके बाद हम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो जरा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। भारत में तो ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, ये क्योंकि पहले का क्वेश्चन है। अब डेटा कुछ और है, अब डेटा कुछ और है, पहले डेटा कुछ और थे, ठीक है। कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बना सकता है। बेटा जो कार्बन होता है वो, हाँ ये तो पता है कि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी सारी होती है, हमने कार्बन की बॉन्डिंग पढ़ी थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। याद है कार्बन कितने सारे बॉन्ड बनाता था। कार्बन विभिन्न अपरूपों में विद्वान, आपको पता है कार्बन जो है विभिन्न अपरूपों में विद्वान रह सकता है ना। कोयले से लेके हीरे तक सब कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, इसीलिए इसीलिए उसकी बॉन्डिंग ज्यादा होती है ना। हाँ जी। चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं, भैया रात को ही निकलते हैं चमगादड़, रात को ही तो निकलते हैं चमगादड़। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, शायद बेटा अल्ट्रासोनिक तरंगे ही निकालते हैं। ये वाला क्रॉस चेक करो, इसमें मुझे डाउट है, तो इसका शायद ऑप्शन यही आंसर होना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, जहां तक सवाल है मुझे यही सही है ना, क्योंकि चमगादड़ आ गया, है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, जीव जीव विज्ञान से रिलेटेड, जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यों भाई। हम्म। चलिए, वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय, देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो भैया हिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे, ठीक है, आप हिस्ट्री वाले सर से पूछना, ठीक है। इसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। चलिए साहब, हिमालय की मिट्टी है, हिमालय की मिट्टी ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, तो मैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन तो मैंने थोड़े बहुत बता दिए, लेकिन ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी सी हमारी वीक है, ठीक है। हाँ जी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको क्वेश्चन। है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, हाँ धारा रेखीय, इसमें शरीर मछली को तैरने में सहायता करता है, ये तो हमें लग रहा है, ये तो हम कॉमन सेंस के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं, है ना, ये तो हम कॉमन सेंस के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। और इसी के साथ इस छोटे से चैप्टर की सेवा समाप्त हो चुकी है। आज वीकेंड का वार है और आज आपकी सिर्फ इतनी ही देर की क्लास होगी। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं अपने घर, अपने होम टाउन, अपने बच्चे से मिलने, ठीक है जी। हाँ जी, दिल्ली से अलीगढ़। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं सीधा मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू।